आप लोग का पिछले क्लास में तत्व यौगिक मिश्रण पूरा समाप्त कर दिए थे क्या? और कुछ बचा था? चलिए तो चैप्टर लेते हैं नेक्स्ट, परमाणु संरचना। इसी को कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए अब शांत रहिएगा आप लोग। कहेगा परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो महर्षि कणाद के नाम सुने हैं? वही दिए थे सिद्धांत के बारे में। और परमाणु संरचना का जनक पूछे जॉन डाल्टन। कौन? जॉन डाल्टन साहब। और ये परमाणु के क्या बताए थे? अविभाज्य है। कुछ है? पिछले वीडियो में इस चीज पर चर्चा किए थे। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। अब आइए बीच में रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। अब समझिएगा, यहां से समझने वाली बात। रदरफोर्ड आए और परमाणु में अल्फा किरण का प्रयोग करके सोना का पत्थर पर अल्फा किरण का कोची करवाए? प्रहार। परमाणु के अंदर देखिएगा, इस परमाणु के अंदर अल्फा किरण का कोची किए? प्रहार। और जब प्रहार करवाए अल्फा किरण का, तो अल्फा पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज होता है। अल्फा पर का चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। सोना के पत्थर पर लेकर कोची के अल्फा किरण का कोची करवाए? प्रहार। किसके? परमाणु के अंदर। जब प्रहार करवाए तो देखे कि अधिकांश भाग परमाणु से कोची हो रहा है? पार हो रहा है। क्या हो रहा है? ई पट्टी से पट्टी का हो जा रहा है? पार। तो पहला सिद्धांत रदरफोर्ड का किए कि परमाणु का अधिकांश भाग कोची है? खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग कोची हो गया? खोखला। किसने बोले? अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। क्या है? खोखला। पहला बात रदरफोर्ड साहब वही बोले कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। जब क्या हुआ? चलिएगा, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। किसने बोले? रदरफोर्ड। जब वो और आगे किरण को प्रहार कराए तो कुछ भाग क्या हो गया? विचलित। क्या हो गया? विचलित। क्या हो गया? विचलित हुआ। अब क्या बोले कि परमाणु के अधिकांश भाग तो पहले ही बोल चुके थे क्या? खोखला है। जब और बीच में जब प्रहार करवाए तो क्या चीज हो गया? किरण विचलित हो गया। तो बोले कि परमाणु के अंदर क्या है? कुछ ऐसा पदार्थ है, कुछ ऐसा कण है। पदार्थ नहीं, क्या है? कण है। और उस कण को क्या बोले कि जब आप अल्फा पर प्लस चार्ज और यहां भी क्या हो गया? विचलित। यानी कि तय है कि उसका जो कण होगा वो कण कैसा होगा? पॉजिटिव। क्योंकि समान आवेश में कुछ होता है? प्रतिकर्षण। अगर प्लस प्लस है तो कुछ होगा? प्रतिकर्षण होगा। कुछ होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो क्या होगा? क्या होगा? आकर्षण होगा। तो बोले कि परमाणु के अंदर क्या है? परमाणु के अंदर जो प्रहार करे अल्फा किरण का, तब बोले कि परमाणु के अंदर जो है कुछ कण है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। परमाणु के नाभिक में बोले
परमाणु के नाभिक में बोले कि पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? परमाणु के नाभिक में क्या बोले? जब बीच में प्रहार करवाएं तो बोले कि परमाणु के नाभिक में कोई ऐसा कण है जिस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट? और जब पूरे बीच में जब प्रहार करवाए ना, तो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से कुछ हो गया, किरण वापस आ गया। कुछ हो गया, किरण वापस आ गया। तो बोले कि नाभिक क्या है? परमाणु के अंदर जो केंद्र वाला भाग है वो क्या है? ठोस है। केंद्र वाला भाग क्या है? ठोस है। देखिएगा, हर चीज गौर से समझिएगा। रदरफोर्ड साहब अल्फा किरण का प्रहार करवाए सोना के पत्थर पर, कांचे पर? सोना के पत्थर पर। तो पहला पॉइंट जब प्रहार कराए तो पहला बात पर पहला प्रहार करवाए, ऊपर वाला भाग में प्रहार कराए, तो बोले कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है, आर पार हो जा रहा है। जब और बीच में गए तो किरण क्या हुआ? विचलित हुआ। क्या हुआ? विचलित हुआ। तो बोले कि परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि अल्फा पर कैसा चार्ज? प्लस। और ये विचलित हुआ तो इस पर भी प्लस है, तब न मुड़ा, प्रतिकर्षण हुआ। इस आधार पर बोल दिए थे कि परमाणु के नाभिक में कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। जब बीच एकदम नाभिक में एकदम दिए तो उसी जिस रास्ते से किरण गया था रे, उसी रास्ते से कुछ हो गया, वापस आ गया। तो बोले कि परमाणु के केंद्र जो है काची है? ठोस है, पूरा ठोस है, इसलिए आर पार नहीं किए। इतना बात बोलकर रदरफोर्ड कोची कर दिए, छोड़ दिए इस पर सर्चे करना। अभी न देखने गए कि प्लस है तो प्लस क्या है। फिर जब आगे बढ़े, जब इतना बोले तो आए कौन? गोल्डस्टीन। कौन आए? इतना बात बोलकर ये चुपचाप सो गए, बीच में आए, इसके बाद आए कौन? गोल्डस्टीन। कौन आए? गोल्डस्टीन। आई परमाणु के नाभिक में जाकर सर्च किए। देखिएगा, गोल्डस्टीन साहब परमाणु के नाभिक में जाकर कोची किए? सर्च किए, देखे कि इसमें क्या है। तो एगो कण मिला। क्या मिला? कण। और उस कण का नाम दे दिया काची? प्रोटॉन। कौन दे दिए? प्रोटॉन। और पहले से ही तो पता है ये था, रदरफोर्ड साहब भी तो पता कर ही लेते कि परमाणु के नाभिक में एक पॉजिटिव चार्ज है। कौन है? अगर बाबू पूछ दे एग्जाम में कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो गोल्डस्ट। अब प्रोटॉन पर चार्ज प्लस है कि माइनस है, कौन बताए थे? क्योंकि क्लियर कर दिए। जब रदरफोर्ड साहब सिर्फ ये बोले कि परमाणु के नाभिक में कैसा चार्ज है? प्लस। और उसके बाद इतना करके छोड़ के क्या कर चले गए, और बीच में आए, उनके बाद आए कौन? गोल्डस्टीन। और ये बोले क्या चीज कि जो प्लस चार्ज है ना वो कौन है? प्रोटॉन है। उसका नामकरण कौन कर दिए? प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन का नामकरण कौन किए? गोल्डस्टीन। कौन किए? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। लेकिन उस पर प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, किसने बताए? कोई बात, कुछ बात है? नहीं, रदरफोर्ड। अब आए कि प्रोटॉन की खोज हो गया तो आए कौन? चैडविक साहब। चैडविक साहब भी नाभिक में गए सर्च करने, देखने गए थे कि अंदर क्या है। तो उनको भी एगो कोची मिला? कण। नाभिक के अंदर कोची मिला? कण। और कणवा का नाम दर दिए कोची? न्यूट्रॉन। कोची? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दिया? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक। कौन किया? चैडविक। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसे क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में। अब आए थॉमसन साहब। कौन? थॉमसन। अरे इनको पता नहीं था कि नाभिक कहाँ है, और जैसे परमाणु के अंदर गए तो यही सर्च करना शुरू कर दिए। किस्मत की बात, इनका यहीं पे को कण मिल गया। कुछ मिल गया? कण।
तो उनको ये पता नहीं था कि प्रोटॉन किसको कहते हैं, न्यूट्रॉन किसको कहते हैं। तो ये गए किसके पास, रदरफोर्ड के पास। रदरफोर्ड कहे कि क्या है, तो ये बोले कि हमरा नहीं मालूम, क्या है जो हमको मालूम नहीं है। फिर किसके पास गए, गोल्डस्टीन के पास। गोल्डस्टीन से पूछे कि देखिए तो गोल्डस्टीन साहब ये क्या है, तो ये तो पता कर लेते कि प्रोटॉन हम खोजे, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है और प्रोटॉन है ये नहीं है, तो ये बोल दिए कि हमको पास कुछ हमरा मालूम नहीं है क्या है ये। तब गए कहाँ, न्यूट्रॉन के पास। कौन कौन गए थे, थॉमसन साहब। न्यूट्रॉन के पास गए, बोले देखिए तो ये क्या है, तो ये तो कहते न्यूट्रॉन की खोज कौन के, चैडविक साहब। आज बोले कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो होता है आवेश, तो इनको भी मालूम नहीं था। तब ये नाम दे दिए कि कहा कि न प्रोटॉन है न न्यूट्रॉन है, तो है कोची, तो बोले कि इसको नाम कर दे दिए कोची, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दिया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, थॉमसन, जे थॉमसन। और बोले कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस। न्यूट्रॉन पर जीरो, प्रोटॉन पर प्लस। प्रोटॉन पर क्या होगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा, प्लस लिखा गया। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। परमाणु संरचना का सिद्धांत कौन दिए, कनाड साहब। जनक किसको कहा गया परमाणु संरचना का, डाल्टन को, जो बताए थे कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। रदरफोर्ड आए तो अल्फा किरण के प्रयोग करके परमाणु के अंदर प्रहार करवाए अल्फा किरण का, तो अधिकांश भाग कोचित मिला, खोखला। तो बोले कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला। जब उसके केंद्र किए गए अल्फा किरण का प्रहार करवाए, तो कुछ ऐसे रे था जो केंद्र से कुछ हो रहा था, विचलित। केंद्र से क्या हो रहा था, विचलित। तो सिर्फ ये बताएं कि परमाणु के नाभिक में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। कह रहे थे कि अल्फा पर प्लस चार्ज, और यहां भी विचलित हो रहा है, यानी कि यहां भी प्लस होगा तब विचलित हो जा रहा है। अगर माइनस रहता, विचलित नहीं होता, तो कहता कि एकदम सीधा सीधे अपना पार करता वहां भी। तो बोले कि कुछ होगा नाभिक में प्लस चार्ज। कहेगा कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, और उस पर कितना चार्ज बताएं, प्लस चार्ज। परमाणु के केंद्र ठोस होता है, इसलिए ठोस बोले कि जिस कुछ ऐसे किरण हुए कि कुछ नाभिक से जाके उसी रास्ता से कुछ हो गए, लौट गए, तो उस पर कहे कुछ, इस पर नाभिक के अंदर कुछ ठोस है। और इसी ठोस को गोल्डस्टीन सर्च करने गए कहाँ, नाभिक में, तो एक कण मिला। उस कण का नाम कुछ दिए, प्रोटॉन। ऑलरेडी प्रोटॉन पर प्लस चार्ज बताए हुए थे कौन, रदरफोर्ड। फिर सर्च करने कौन गए, न्यूट्रॉन साहब, चैडविक साहब, और काची का खोज दिए, न्यूट्रॉन का। अब बोले कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और फिर गए कौन, थॉमसन साहब। थॉमसन साहब का यहीं पे कुछ मिल गया, इलेक्ट्रॉन। इनको पता नहीं था कि नाभिक किधर है, सूर्य में सूर्य से खोजना शुरू कर दिए, तो यहाँ कैसे मिल गया, इलेक्ट्रॉन। और बोले कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इतना चीज समझ में आ गया। अब पूरे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तैयार हो गया, समझिएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या हो गया, तैयार। कुछ हो गया, तैयार। अब रदरफोर्ड कहे कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, कुछ होता है, नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन बोलो, परमाणु मॉडल का सिद्धांत तैयार किए कौन, रदरफोर्ड क्लियर किए। सबसे घातक इनको थोड़ा सा और सर्च कर लेते तो गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को, थॉमसन साहब को और चैडविक को और गोल्डस्टीन को जरूरत था नहीं था। फिर बाद में परमाणु मॉडल का तैयार किया कौन, रदरफोर्ड। कहे कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को करता है, चक्कर लगाता है। समझ में आ रहा, चलिए इतना चीज समझ में आया।
अब देखिएगा, अब यहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछता है जो देखिएगा, ये तो समझ में आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी में ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ देगा कि नाभिक की त्रिज्या कितना होता है। क्या यह नाभिक का त्रिज्या केंद्र से नाभिक ही होगा, तो नाभिक का अगर त्रिज्या पूछ देगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो 10 के पावर -15 होता है। क्या होता है? 10 के पावर, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितना हुआ? 10 के पावर -15। इसी को कहते हैं फर्मी। क्या कहते हैं? फर्मी। नाभिक की त्रिज्या को कौन कहते हैं? फर्मी। एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। कौन होता है? 10 के पावर -15 मीटर। अब बताइए नाभिक की त्रिज्या होगा कि प्रोटॉन की त्रिज्या होगा? परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगा। नाभिक की त्रिज्या ज्यादा होगा कि परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगा? तो यह कौन सी? केंद्र से परमाणु की त्रिज्या। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछे तो 10 के पावर -10 मीटर, क्योंकि इसका त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से बड़ा कौन है? परमाणु की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या से बड़ा होगा कौन? परमाणु की त्रिज्या, क्योंकि -15 है और -10 है, तो बड़ा कौन हो गया? इसी को कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। कौन सी कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। ये बार बार पूछता है एग्जाम में। बोलेगा कि नाभिक की त्रिज्या मापा जाता है काची में? फर्मी में। नाभिक की त्रिज्या को काची में? फर्मी में। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर। कहेगा कि परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10 के पावर -15। एग्जाम में अगर ये भी पूछ दे कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में अंतर पूछ दे, काची अंतर पूछ दे कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में अंतर पूछ दे, और नाभिक की त्रिज्या में कुछ पूछ देगा अंतर, तो कितना होगा? 10 के पावर -5। अंतर पूछेगा तो 10 के पावर -5 मीटर लगाइएगा। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल तैयार किए। ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन था, ये बोल दिए कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा गया न्यूक्लियॉन्स। कौन? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स में काची काची उपस्थित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित है? प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स। ऐसे पूछ देगा कि परमाणु के न्यूक्लियॉन्स में कौन से दो कण है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई डाउट? और बोले कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ सकता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ सकता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -9.1 गुने 10 के पावर, देखिएगा 10 के पावर -31 kg होता है। -31 kg। समझिएगा इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ। प्रोटॉन की द्रव्यमान के बाद बोलेगा तो 1.6725 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। 10 के पावर -27 kg। अगर न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान पूछे तो 1.67 × 48 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। इस सब याद रखिएगा, पूछता है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर -31, प्रोटॉन पर 1.6725 गुने 10 के पावर -27, न्यूट्रॉन पर 1.6748 गुने 10 के पावर -27 kg। तो सबसे ज्यादा वजन किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का? तो सबसे ज्यादा वजन किसका हुआ? न्यूट्रॉन का। किसका हुआ? न्यूट्रॉन का। तो कहेगा कि इसको वजन द्रव्यमान के हिसाब से सवाइए, तो न्यूट्रॉन, उसके बाद कौन? प्रोटॉन, उसके बाद कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है? दिखाई दे रहा है? क्या चीज लिखा हुआ है? चल रहने दीजिए, ये ठीक है। हाँ, इतने याद रखिएगा। हम देखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि देखे नहीं कि चीज को। लुसेंटेशन बुक है कि हर कोई देखा होगा। अब समझिएगा
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। अब परमाणु मॉडल कोची हो गया तैयार। अब कौन रदरफोर्ड ने क्लियर कर दिए कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। अब क्या हुआ कि इतना कुछ करने के बाद एक वैज्ञानिक आए, मैक्सवेल। कौन आए? मैक्सवेल। परमाणु मॉडल को कोची कर दिए, फेल है। बताइए, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल, और इसने इतना कुछ होने के बाद परमाणु मॉडल को कोची बताया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कोची बताए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या हो गया? कहा कि परमाणु मॉडल क्या है? फेल है। क्या है? फेल। अब बताइए, इतना कुछ होने के बाद सब चीज तैयार किए और मैक्सवेल एक वर्ड में बोल दिया कि परमाणु का मॉडल आपका क्या है? फेल है। अब रदरफोर्ड टेंशन में आ गया, अब बोला कि गलती से तो हम वैज्ञानिक नहीं ना बन गए थे, यही ना बोलेगा। अब इतना कुछ सारा चीज क्लियर कर दिए, अब मैक्सवेल अगर बोल दिया कि आपका परमाणु मॉडल कोची है? फेल है, तो जाहिर सी बात है रदरफोर्ड को मैक्सवेल पर गुस्सा आएगा। तो रदरफोर्ड को समझाया कौन? मैक्सवेल, कि ठीक है, अगर कोई आप लिए परमाणु और परमाणु के अंदर नाभिक जिसमें प्रोटॉन, और यही ना कहें आप कि परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोची है? नाभिक में है, और इलेक्ट्रॉन ऊपर कोची कर रहा है? कक्षा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आपका मानना सही है, हम मान लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? माइनस। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? प्लस। अगर ये कक्षा लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगा? खत्म होगा, तो आके कहां गिरेगा? नाभिक में। आके कहां गिरेगा? नाभिक में। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? प्लस। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? माइनस। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? प्लस। प्लस माइनस करेगा तो होगा क्या चीज? विस्फोट। ये परमाणु को कोची कर देगा? नष्ट कर देगा। ये कौन बोले? मैक्सवेल साहब। रदरफोर्ड के मैक्सवेल साहब के हर बात दिमाग में घुस गया कि मैक्सवेल तो सही ही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है। अब इस पर चक्कर लगाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म होगा तो जाके कहां गिरेगा? परमाणु के नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस पर विस्फोट करेगा, परमाणु खत्म हो जाएगा। अब टेंशन में आ गया कौन? रदरफोर्ड। लेकिन कोई बात नहीं, इनके बीच बचाव करने कौन आ गए? नील्स बोर। कौन आ गए? नील्स बोर। ये समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा आप लोग। नील्स बोर आए और इसने बोर बोरी का सिद्धांत दिए। कुछ दिए? बोर बोरी का सिद्धांत। समझिएगा, यहां से हर चीज समझने वाला चीज आ गया। एकदम कहानी टाइप के याद कीजिएगा, कभी एग्जाम में भुलाइएगा नहीं। नील्स बोर ने आए और इसने कोची दे दिए? बोर बोरी का सिद्धांत। और मैक्सवेल जो बोले थे कि परमाणु मॉडल का आपका फेल है, इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाते लगाते अगर उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो कहां गिरेगा? नाभिक में। अब परमाणु को हो जाएगा? विस्फोट। तो नील्स बोर ने समझाया किसको? मैक्सवेल को। बोला कि रदरफोर्ड अपन जगह पर क्या है? सही है। तो रदरफोर्ड सांस में सांस लिया। अब जिसका पूरा मॉडल फेल कर दिया एक वर्ड कह के, वो टेंशन में नहीं आया। बहुत मेहनत करके बोला था, अल्फा किरण का प्रयोग करके प्रहार कराया, तो इतना मेहनत किया और एक वर्ड में बोल दिए परमाणु का मॉडल फेल है आपका, मैक्सवेल बोल दिए, तो टेंशन में जाहिर सी बात आएगा। ऐसा चीज बोल दिया कि उनको दिमाग में घुस भी गया कि सही कर रहा है मैक्सवेल, गिरेगा तो पूरे परमाणु कुछ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नील्स बोर ने कहा, बोर बोरी का सिद्धांत दिया और नील्स बोर से बोले कि अगर जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है उसमें ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर के में रहने में किराया लगता है, हाँ? नहीं लगता। वही बात बोले किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के बारे में कि अपने ही कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको ऊर्जा की जरूरत नहीं है। ये बात को कौन बोल दिए? नील्स बोर ने।
अब कहे कि इतना, तो अभी खुश कौन हो गया? रदरफोर्ड बोला कि अब हमारे परमाणु सिद्धांत कुछ हो गया, जिंदा हो गया। सही है बोल रहा है कि अपने ही कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। आपको एनर्जी की जरूरत कब है? तो कहे कि इतना बात बोलने से बोले कि हमरा आगे तो कुछ होने वाला है नहीं, तो आगे बोले, बढ़ाए बात को। बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहा है तो उसमें ऊर्जा की जरूरत नहीं है, घूमते रहेगा, नाभिक में गिरने वाला नहीं है, उसमें कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना है तो उसको ऊर्जा ग्रहण करके जाना पड़ेगा, और जब जितना ऊर्जा ग्रहण किया है उतना ऊर्जा तक इलेक्ट्रॉन कोच करेगा, वो बाहरी कक्षा में अपने मूल कक्षा से बाहर जाके घूमते रहेगा। और जब उसका वो जितना ऊर्जा वो लेके बाहर गया था उतना ऊर्जा अगर खत्म हो जाएगा तो मूल अवस्था में जहां से गया था वो वहीं फिर आके कोच हो जाएगा, घूमना शुरू कर देगा। कौन बोले थे? नील्स बोर। जैसे अपना घर में रहते हैं तो रेंट तो नहीं लगता है, लेकिन आप पटना आए पढ़ने के लिए अलग अलग जिला से, यहाँ रेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऊर्जा लगा। अगर यहाँ पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या मर जाइएगा कि अपने मूल घर में जाइएगा? वही नील्स बोर ने सिद्धांत दिया इलेक्ट्रॉन के बारे में कि अपनी घर में अगर अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा तो उसको कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक कक्षा से दूसरा कक्षा में जाना चाहता है, बाहरी कक्षा में जाना चाहता है, तो उसमें ऊर्जा की कोची करेगा? ग्रहण करके जाएगा। और बोले ऊर्जा को कोची करके जाएगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहता है तो ऊर्जा कोची करेगा? ग्रहण करेगा। और जितना ऊर्जा ग्रहण करके अगर यहां पहुंचा है और यहां अगर चक्कर लगाना शुरू किया तो जितना ऊर्जा ग्रहण करके गया है उतना ऊर्जा अगर खत्म हो जाएगा ना चक्कर लगाते लगाते, तो फिर कहां जाएगा? यहीं आके घूमेगा, अपने नाभिक में जाके गिरेगा नहीं। अगर इस कक्षा से अगर यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर अपने नजदीक वाला कक्षा नाभिक के आना चाहता है तो ऊर्जा को कोची करके आएगा? त्याग करके आएगा। कोची करके आएगा? त्याग करके आएगा। समझ रहे ना क्या बोले नील्स बोर ने? और नील्स बोर ने बोले कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। क्या होता है? 2n²। किसने बोले? नील्स बोर ने, कि कोई भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2n²। और कक्षा को नाम दिए 7, कितने कक्षा? 7 कक्षा। और बोले कि हर एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 2n²। और कक्षा को सूचित किए k, n, m और n, ऐसे बढ़ते जाएगा 7 तक, o, p, q, 4 गो पर सेट कर देते हैं। और एक कक्षा को कहा कि k को पहली कक्षा में रखे, n को दूसरी कक्षा में, m को तीसरी कक्षा में, n को चौथी कक्षा में। और कहे कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 2n² होगा। यानी कि पहली कक्षा को क्या माने थे? के माने थे। पहली कक्षा को क्या माने? के। तो कहेगा पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो एक n की वैल्यू कितना होगा? 1। तो कर देंगे 2 गुना 1 के स्क्वायर, कितना होगा? 2 होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 होगा 1। कहा कि अगर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, कच्ची एल कक्षा को क्या कहें? दूसरी कक्षा तो निकालना है, तो 2 गुना 2 के पावर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। बोला कि जब तीसरी कक्षा में जाइएगा तो एम तीसरी कक्षा को क्या माने थे? एम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 3 है। तो 3 के स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। अगर चौथी कक्षा में जाइएगा तो चौथी कक्षा को क्या माने थे? एन माने थे। 2 गुने 4 के स्क्वायर, 4 को 16 दूनी 32। ये बोले कौन? नील्स बोर। बोर के सिद्धांत के अनुसार ही आया कि अधिकतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के कक्षा में कितना होगा? एल में कितना होगा? एम में कितना होगा? एन में कितना होगा? 2n² पर कोची किए सजा दिए। कौन? नील्स बोर साहब। अब समझिएगा, समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट है?
नील्स बोर साहब क्या किए, 2n स्क्वायर पर कक्षा को क्या किए, सजा दिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में सुनिए, कहेगा के कक्षा में अधिकतम न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो के को क्या माने, एक, 2n स्क्वायर पर नहीं सेट होगा। कहेगा n कक्षा में अधिकतम न्यूट्रॉन की संख्या, n कक्षा में अधिकतम न्यूट्रॉन की संख्या, n कक्षा में अधिकतम न्यूट्रॉन की संख्या, तो ना जाने के को एक माने, n को 2, n के 3, n के 4 होगा तो 2n स्क्वायर पर n को चाहिए, कक्षा की संख्या दर्शा रहा है तो 2n स्क्वायर पर क्या कर लेना, सेट कर लीजिएगा, अब हो जाएगा ना। अब आइए कक्षा के अंदर होता है काचे, उप कक्षा, कक्षा के अंदर क्या होता है, उप कक्षा। और अपवाह का सिद्धांत देखे हैं, अपवाह बोरबोरी का सिद्धांत कौन दिए, और उप कक्षा, कक्षा के अंदर क्या होता है बाबू, उप कक्षा, क्या होता है, उप कक्षा। और यह अपवाह के सिद्धांत पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर है, अपवाह, दिखाई दे रहा है, ये अपवाह के सिद्धांत पर आधारित है, कौन, उप कक्षा, कौन, उप कक्षा। और इसने कितने उप कक्षा माने, एस, कितना, एस, 4 उप कक्षा माने, एक एस, पी, डी और एफ। उप कक्षा को स्मॉल से सूचित करते हैं, स्मॉल लेटर से, कक्षा को कैपिटल से, देख रहे हैं के एल एम एन, उप कक्षा को काचे से सूचित किए। और बोले कि अधिक एस उप कक्षा में अधिकतम न्यूट्रॉन कितना होगा, 2, 4 का नियम से लागू है, 2 में 4 जोड़िएगा कितना, 6, 6 में 4 जोड़िएगा 10, 10 में 4 जोड़िएगा 14, 4 जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है, देखिए तो एफ उप कक्षा में अधिकतम न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 14, डी उप कक्षा में 10, पी में 6, एस में 2। किसके अनुसार बोला गया, अपवाह के अनुसार। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए और 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर बताए थे ना, किनके अनुसार था, अपवाह के अनुसार, उप कक्षा के अनुसार सजाया गया। और उप कक्षा के अंदर होता है कक्षक, कची, कक्षक, समझिएगा, कक्षक, कक्षा, ऑर्बिट जिसको बोला जाता है, इसको क्या कहें, ऑर्बिट, इसी को बोला जाता है कक्षा, उप कक्षा, सब ऑर्बिट, समझिएगा, सब ऑर्बिट। और देखिएगा कक्षक, इसी को कहते हैं ऑर्बिटल, कक्षा कक्षक में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऑर्बिटल। और कक्षक का सिद्धांत हुंड साहब ने दिए, किसने दिए, हुंड। बक्सा का नाम सुने हैं, बक्सा के, बस वही कक्षक है। कहे कि एक बक्सा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, एगो सीधा एगो उल्टा, समझ रहे ना। और उसी को घड़ी के दिशा में बोलेगा, एगो घड़ी के विपरीत दिशा में। लेकिन ठेठ में समझना कि कक्षक का सिद्धांत हुंड साहब बक्सा का नियम दिए। और अब बताइए एगो में कितना इलेक्ट्रॉन का है, एक बक्सा में के गो हटेगा, 2, एगो सीधा एगो उल्टा, तो एस उप कक्षा के लिए कितना बक्सा बनेगा, क्योंकि एस में के गो है 2, तो एगो बक्सा बना देंगे तो 2 में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बोल दिए। अब बताइए 6 गो के कितना बक्सा, 6 गो के लिए 3, कितना होगा, 3 बक्सा बना दीजिए, 1, 2 और 3 हो गया। चलिए 3 हो गया, तो पहले भरिए 1 के गो है, 2, 3 भरने का नियम देखिए, पहले 1 का गो भर देना है, और बाद दूसरा पर उल्टा वाला देखना है, ई भरने का क्या है तरीका। चलिए डी कक्षा में कितना है, 10, तो के गो बक्सा आएगा, 5 गो आएगा, के गो आएगा 5 गो, तो 1, 2, 3, 4, 5, पहले एगो के भरे 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, न तो ये से करिएगा सर 2 गो है ना 10 गो ना, इसी भर पे जाता है, ऐसे भर देते हैं 10 गो, नहीं ये गलत तरीका है, आपको आगे बताएंगे गलत कैसे होता है, पहले इतना समझिए। एफ के लिए कितना होगा,
एफ के लिए कितना होगा? एफ के लिए एफ में कितना है? 14। के गो पेटी चाहिए? बक्सा 7 गो। कितना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते, रुक जाइए। ठीक है, छोटा यही आगे हो जा रहा। चलिए ठीक है, अब इसमें सॉलिड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हुंड का नियम समझ में आ गया। कक्षा के बारे में कौन बोले? हुंड। और काची पर सर्च किए? बक्सा पर। काची पर बताए? सजाने। इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर सजाएं? बक्सा। उपकक्षा की बात, अफवाह के अनुसार उपकक्षा हुआ सर्वर जिसको बोला जाता है। इस उपकक्षा में अधिकतम न्यूट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखे हैं किन के अनुसार लिखाया? इस उपकक्षा के अनुसार लिखाता है। और ऑर्बिटल कक्षा का सिद्धांत किसने दिए? नील्स बोर ने बोर-बोरी का सिद्धांत दिए। क्या दिए? बोर-बोरी का सिद्धांत दिए। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन फिर बनना क्या हुआ? स्टार्ट। कोई भी तत्व देखिएगा, कोई भी तत्व ले लीजिए। अब सुनिए, अब यहां सब नील्स बोर से लेके हिंड से लेके अफवाह तक कुछ कर दिए, समाप्त कर दिए। अब आइए यहां क्वेश्चन कैसे पूछेगा जी। कोई भी तत्व में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, यही ना बताए थे जब आवर्त सारणी पढ़ा रहे तो इस सब चीज का चर्चा किए थे। तो याद रखिएगा, किसी भी तत्व में परमाणु संख्या, सुनो, परमाणु संख्या पूछे यानी परमाणु क्रमांक, तो इसको जेड से सूचित करते हैं। काची से? जेड से। बकलोल नींद आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा का? है? समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। समझने वाला को नींद नहीं आएगा। परमाणु का चीज प्रोटॉन की संख्या कौन चीज सुना रहे हैं? पी से सूचित करेंगे। द्रव्यमान संख्या को काची से सूचित किया जाता है? ए से। कौची है? ए से। अब बताइए, समझ में नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है क्या? पढ़ा रहे तो समझ में आ रहा है आप लोग का जी? हाँ आ रहा है? आप दोनों को बोल रहे हैं, डाउट हो रहा है, नींद आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए अगर पूछ दे बाबू न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, तो परमाणु संख्या में से कौन सी घटाते हैं? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या। हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या हम बताएं, पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे तो इसमें बताए थे कि न्यूट्रॉन की, किसी भी तत्व के न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से कौन सी घटाएंगे? द्रव्यमान संख्या में से क्या घटाएंगे? परमाणु संख्या घटाएंगे। यही ना बताए थे? तो निकलेगा क्या चीज? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो कौन निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या। सोडियम की परमाणु संख्या कितना? 11। द्रव्यमान का क्या? 23। अब हम ये भी बताए थे कि माथा में से कौन घटा देना है? पैर। ऊपर वाला माथा इसी को द्रव्यमान संख्या, नीचे वाला पैर इसी को कहते कौन? परमाणु संख्या। और ये भी बताए थे परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या को n से सूचित कर लीजिए। न्यूट्रॉन
आगे बताइए तो द्रव्यमान संख्या के काची से सूचित किए थे? ए से, और परमाणु संख्या को पी से। सॉरी देखिएगा, माइनस की जगह क्या होगा? माइनस की जगह क्या होगा? प्लस की जगह माइनस होगा। अब बताइए तो हुआ कि नहीं? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एन बराबर कुछ हो गया, एन बराबर क्या हुआ? एन बराबर हुआ ए माइनस पी, ए माइनस पी हुआ कि नहीं? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दिए? प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दिए? प्रोटॉन की संख्या। कोई दिक्कत? और अगर इसी को कह दे कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, अब बताइए द्रव्यमान संख्या को इधर करेंगे, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा कि नहीं? हाँ, यानी कि द्रव्यमान संख्या निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे तो क्या होगा? द्रव्यमान संख्या। ये भी हम बताए थे कि प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक की संख्या, बताए हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, कुछ होता है परमाणु क्रमांक की संख्या। तो जहां प्रोटॉन है बाबू वहां परमाणु क्रमांक लिख देंगे तो कोई डाउट है? एक कर बराबर एक कर और एक कर बराबर एक कर, तो दोनों अपने में क्या है? बराबर है। तो प्रोटॉन जहां है वहां अगर परमाणु क्रमांक लिख देंगे परमाणु संख्या तो कोई डाउट है? तो यहां देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इसको कर सकते हैं परमाणु क्रमांक, कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो कभी कलाल फार्मूला में क्या करेगा? ये पूछेगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर होगा, कहेंगे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन अच्छा नहीं लग रहा है देखने में ना, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, अब अच्छा लगने लगा होगा। आप लोग अच्छा के लिए मरते हैं। चलिए, यहां पर कोई डाउट है? यहां पे हम कर सकते हैं, ये वाला समझ में आया? लाइन काहे किया गया जो? अब आगे बढ़ते हैं, सब फोन कर करके गड़बड़ा देता है। आगे बढ़े। अब देखिएगा, हम किसी तत्व में परमाणु संख्या निकालने के लिए 1 से 20 तक याद करवा दिए हैं, द्रव्यमान संख्या याद करवा दिए हैं, यहां से न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बता दिए हैं, आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता ये सब बता दिए हैं। किसी भी तत्व का कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, संयोजकता कितना होगा। अगर कोई नया होंगे तो मेरा वीडियो शुरू से 3-4 गो वीडियो मिल गया, 1-1 घंटा 50 मिनट का वीडियो होगा, 3 गो 4 गो देख लीजिएगा वीडियो आप लोग यूट्यूब पर जाके। यूट्यूब का नाम, चैनल का नाम याद है ना? स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना कीजिएगा, यूट्यूब चैनल आ जाएगा। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये चुट्टा इधर देखिए, किसी भी तत्व में कितना द्रव्यमान संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब मालूम हो गया था। जैसे सोडियम है तो सोडियम की परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23, न्यूट्रॉन की संख्या 23 में से 11 घटा देंगे। हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बताए थे, संयोजकता निकालने के लिए बताया। अब आइए यौगिक में, इससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, इसमें पूछता है एग्जाम में, तो इसको से पहले थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसी के बारे में पहले देख लेते हैं। ऑनलाइन वाला को दिखाई दे रहा है ना जी?
दिखाई दे रहा। चलिए देखिएगा, कोई भी तत्व यौगिक रहेगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बाबू तत्व में हम बता दिए परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या निकालने के लिए बताया ना, ये सब बताए हैं। तो किसी भी यौगिक में अगर पूछ दे बाबू इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, सब पूछता है कभी एग्जाम में, या तो कहेगा द्रव्यमान संख्या कितना होगा, कितना होगा द्रव्यमान संख्या, दो चीज पूछेगा। तो किसी भी यौगिक में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या पूछे तो आपको जोड़ने की जरूरत है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है, 1 से 20 तक हम बोले थे कि पूरा 1 से 20 तक हो कीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं क्लियर है तो यहां आप लोग का दिक्कत होगा। अगर आपको 1 से 20 तक परमाणु संख्या तत्व वाला या तत्व का परमाणु संख्या याद है तो हम बोले थे कि कहीं दर्द नहीं होने देंगे आप लोग को, सर दर्द होने नहीं करेगा। तो देखिएगा कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है, कितना है 20, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। अब देखिएगा कार्बन की परमाणु संख्या कितना है 6, कितना है 6। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या एगो के 8, के गो है बाबू, तो 8 तिहाई, एगो के 8 है, के गो 3 गो, तो 8 तिहाई 24, ये परमाणु संख्या निकला। तो 24 6 30 20 50। अब बाबू रे हम बताए थे किसी भी तत्व के, कोई भी तत्व ले लीजिए और उसमें परमाणु से प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या, पर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और कौन सी बताए थे, परमाणु संख्या। क्या परमाणु संख्या, जेड से सूचित किए थे परमाणु क्रमांक को, जेड से सूचित किए थे ना। अब कहेगा तब तक तीनों बराबर होगा जब तक किसी तत्व पर आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो तीनों क्या होगा बराबर। हम बताए तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना 11 और द्रव्यमान संख्या कितना 23, तो परमाणु संख्या कितना हुआ 11, प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा 11। ये तो खानदानी बताए कि दोनों सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात बोले है तो ये देखिएगा कि इस पर कोई चार्ज तो नहीं है, क्या चार्ज तो नहीं है। अगर चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है बाबू तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और परमाणु संख्या के क्या होगा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। लेकिन अगर इस पर चार्ज है, क्या है सोडियम पर प्लस चार्ज, या तो अगला स्टेप में कहे सोडियम पर माइनस चार्ज, तो देखना चार्ज रहने पर प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंजिंग में आएगा, कुछ आएगा चेंजिंग में आएगा। कितना चेंजिंग होगा, अगर बताइए एक पर 11 रोटी था, एक रोटी कोई को दे दिया है, क्या किया है केमिस्ट्री में प्लस के मतलब देना, माइनस के मतलब लेना, तो कोच किया दे दिया, था कितना 11, एगो कोच किया दे दिया, तो 11 में से क्या करेंगे बताएंगे, क्या आएगा 10। सोडियम पर 11 रोटी था, प्रोटॉन भी उतना होगा, परमाणु संख्या भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी क्या होगा चेंजिंग। 11 रोटी पहले से था, कोई से एक रोटी कोच लिया कर जा, तो चार्ज अगर आवेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगा चेंजिंग। अगर इस पर प्लस 2 चार्ज होता तो यहाँ प्लस 2 हो जाता, माइनस 2 हो जाता, या अगर माइनस 2 चार्ज होता तो यहाँ प्लस 2 चार्ज हो जाता, जुट जाता परमाणु संख्या में। समझ में आ रहा ना, कोई डाउट है, आगे बढ़े। चलिए देखिएगा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब परमाणु संख्या बराबर कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है। कब, जब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या तीनों समान है जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन चार्ज अगर आवेश प्लस में माइनस में दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ होगा चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा ये समझ में आ गया ना। अब देखिए इस पर कोई चार्ज है, दिख रहा है प्लस माइनस, नहीं दिख रहा है, तो जितना परमाणु संख्या होगा उतने क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो परमाणु संख्या कितना आया, सब जोड़ दिए तो 50, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा 50, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा 50। अगर बाबू खुदा न खास्ता हम इस पर 2 चार्ज देते,
कुछ देते पूरे यौगिक पर कितना चार्ज 2। तो बताइए तो 50 में से 2 घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ, यानी कि 2 इसके पास 50 था, कोई 2 को देने। अरे आपके मम्मी के पास 10 लाख रुपया है, कोई 2 लाख अपने मम्मी दे दिए कोई और को कर्जा, तो 8 लाख ना बचा, कोई माइनस में चल गए। अरे कोई 2 लाख दिए कोई के, फिर आएगा वापस आएगा, समझ में आ रहा है? इसमें डाउट नहीं ना है। अब देखिएगा, अब माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? -2 रहेगा तो 50 और 2 52, 50 2 52। अब देखिए बकलोल, समझो अभी टाइम है ना। अब देखिएगा द्रव्यमान संख्या, तब नहीं बताएं द्रव्यमान संख्या। कैल्शियम के द्रव्यमान संख्या कितना? 40, 20 है तो 40, 20 है तो। और कार्बन का कितना? 12, कितना? 12। ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 गो के 16 गुना 3 कितना होगा बाबू? 48। कितना होगा? 48। कितना होगा? 48 2 50, 50 10, इस सब को जोड़ दीजिए। 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना आया? 100। कितना आया? 100। कितना आया? तो द्रव्यमान संख्या कितना देखेंगे? 100। तो किसी भी तत्व में हम परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए बताए। आज यौगिक में बता रहे हैं। आप लोग को ऐसा एहसास हो रहा है कि आवाज सामने पढ़ना जरूरी था। अगर ये सब बताते तो ओल झोल माथा में दम लगता कच्चे कच्चे पढ़ा रहा है मास्टर, समझ रहे ना। इसीलिए हम पहले उसी को खत्म कर दिए। तब खाली स्टेप बाय स्टेप, जो नहीं मेरा पीरियोडिक टेबल का टॉपिक देखे हैं कृपया करके आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग का पूरा केमिस्ट्री का माथा खोल देगा, वो आगे बताएंगे पूरा समझ में आएगा। चलिए अब इसी में और एक स्टेप बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या पूछेगा? यूरिया के निकाले तो एक चीज और एग्जांपल है, उसके बाद अगला स्टेप लेते हैं। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। इसमें बाबू निकाल दीजिए, आप लोग निकालिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग निकालिए। तो इसमें आप लोग इसमें निकालिए क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए। ये राइटिंग समझ में आ रहा है? द्रव्यमान संख्या निकालिए, दोनों चीज निकालिए। तो यूरिया में NH2CO NH2, यूरिया का क्या फार्मूला होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या निकालिए। तो यूरिया में देखिएगा, आप लोग गौर कीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, उस बार घर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको हम बता देते हैं। यूरिया की परमाणु संख्या कितना होता है? अरे सॉरी, न्यूट्रॉन की परमाणु संख्या कितना? सॉरी, नाइट्रोजन का 7, न्यूट्रॉन बोला रहा था। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 7। तो द्रव्यमान संख्या कितना? 14 बताए थे, एक अपवाद के रूप में वहां बताए थे कि 7 के 14 हो जाता है, याद है ना? रटवा रहे थे। तो एक हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 1। तब के गो? 2 गो, तो इसका कितना हो जाएगा? 2। द्रव्यमान संख्या कितना? 2। कार्बन की परमाणु संख्या कितना? और इसका द्रव्यमान संख्या कितना? 12 और परमाणु संख्या 6। ऑक्सीजन के 8, द्रव्यमान संख्या 16। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 14। हाइड्रोजन के 1, तो 1 2 में 2 करेंगे तो 2। अब देखिए समझ में आया? यहां भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन संख्या, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन संख्या कितना? 1, तो 2 गो का, तो 1 गुना 2। समझिए, यहाँ भी 1 गुना 2। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 था, 2 गो तो 2 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, नहीं निकाल लीजिएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस बचिए 7 प्लस 2, यही ना जी? 2 ले लिए, कोई दिक्कत? जोड़ दीजिए,
7 2 9, 9 6 15, 15 5 20 3 23, 23 7 30, 30 2 32 आया। कितना आया? 32 आया। अब देखिए द्रव्यमान संख्या ले लीजिए 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, यही ना है? 64 आ रहा ना? 14 2 18, 18 2 20, 10 30, 30 6 36, 10 46, 46 4 50, 50 10 60 2 62। कितना आया? 62। कितना आया? 62। कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर बाबू इसी में अगर पूछ दे कि 60 आ रहा है, 14 2 18, 14 2 18 बोल रहे थे ना? हाँ 14 2। देखिएगा ऑनलाइन वाले भैया, हम 14 2 18 कर दिए थे। ऐसे ही हम एग्जाम देने गए थे, समझ रहे ना? ऐसे ही हम एग्जाम देने गए थे तो हमको 10 दूनी 22, 10 दूनी 22 माइंडे में सेट हो गया। 10 दूनी 22 हाँ आ गया, सेट हो गया था जी। ऐसा होता है कभी कभार, उस पर माइंडे नहीं जाएगा, उसी पर मैथ बने, सब बनाए, जब गलती हो जाए प्रेशर रहता है एग्जाम का। चलिए 14 2 16, 14 2 16, 16 2 18, 18 10 28, 28 2 28 6 कितना होगा? 34, 34 10 44, 44 10 54, 54 4 58, 58 2 60। चलिए देख लीजिएगा। कौन सा आया? 60। आप लोग सुनिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर बाबू कह दे कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा, तो आप लोग रहते होंगे 46.6। ये तो बोरा पर यूरिया का बोरा, जिनके मम्मी पापा किसान होंगे उनके घर में यूरिया के खाद पर लिखा रहता है नाइट्रोजन 46.6% लिखा रहता है ना? है? अगर इसी यौगिक में पूछ दे, टाइम हालांकि हो गया है मेरा, लेकिन थोड़ा सा आज ले लेते हैं चर्चा में। अगर इसी में पूछ दे कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत कितना रटिएगा, उसको निकालने के लिए ही बता देंगे। कह दे यूरिया में नाइट्रोजन न देते, कह देगा ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालिए। तब एक एक तत्व को, यौगिक को याद रख, तत्व में कितना क्या प्रतिशत आ रहा है, इतना कितना झमेला उठाइएगा। और सल्फ्यूरिक अभी वाला यूरिया में सबके याद के नाइट्रोजन का रटे, हाइड्रोजन का रटे, कार्बन का रटे, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का रटे, कार्बन का रटे, ऑक्सीजन का रटे, और वह पूछ देगा सल्फ्यूरिक में सल्फर का प्रतिशत। रटने का चीज है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जब क्लास लेंगे तो नेक्स्ट चीज इस पर चर्चा हम कर लेंगे। अभी हम लोग का टाइम क्या हुआ, समाप्त हो गया है। आएंगे, ब्यास सर पढ़ाएंगे।